चलिए जी, तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 11 के अंतर्गत एक्सरसाइज 11.3 के जो टॉपिक शेष रह गए थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट 3 को ज़रूर देखें, तब ये जो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 4 है समझ में आएंगे, क्योंकि ये सब लिंकिंग है एक दूसरे से। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इस वीडियोज़ में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन क्या होता है। ठीक है, इस जो हमारा 11.3 एक्सरसाइज के जो टॉपिक शेष रह गए थे उसमें से ये पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटरसेप्ट फॉर्म होता है लाइन का भी। वो क्या था आपको याद है, 11th क्लास में पढ़े थे, x/a + y/b = 1। बट यहाँ पे प्लेन का पढ़ना है तो लाइन 2D में था, तो 2D में भाई तो x और y, और अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन यहाँ पर 3D में है, तो 3D में है तो एक बढ़ जाएगा z/c = 1। ये इक्वेशन हो गया, बट हमें निकलेगा कैसे ये सीखना भी है। ठीक है, तो चलिए जरा हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग आपको एक फिगर दिखा दिए हैं। इस फिगर में एक प्लेन है कोई PQR, ठीक है, और वो प्लेन ना XYZ एक्सिस को कट कर रहा है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि उस एक्सिस पर काटा गया अंतःखंड, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतःखंड। ठीक है, तो जिस एक्सिस के द्वारा काटा जाता है उसका वो अंतःखंड। जैसे देखिए ये प्लेन x को a डिस्टेंस पर काट रहा है, तो ये a जो है x का अंतःखंड कहलाएगा। y को b पर काट रहा है तो b जो है वो y का अंतःखंड कहलाएगा। और c मान लो c डिस्टेंस पर z को काट रहा है तो c उसका अंतःखंड कहलाएगा। अब एक बात सोचो, अगर ये डिस्टेंस a है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जिसको हम p बोल रहे हैं, तो x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x का होगा और y और 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और x का कितना होगा, a, क्योंकि हम इंटरसेप्ट a लिए हैं। इसी प्रकार y पे बात करें तो y पर कोई पॉइंट होगा तो उसका y होगा, बट x और z 0 हो जाएंगे। ठीक है, और y कितना होगा, इंटरसेप्ट हम लोग b लिए हैं तो b लिखेंगे। फिर इसी प्रकार z पर भी देखेंगे x और y 0 हो जाएगा और z जो है वो c हो जाएगा, क्योंकि z पर जो इंटरसेप्ट है वो c है। ठीक, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या लिखते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ लिखते हैं कि मान लिया लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन भी, मान लिया कि जो प्लेन यहाँ पे दिया गया है PQR उसका इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है AX। ध्यान देंगे प्लेन का इक्वेशन आपको बताया जा चुका है कार्टेशियन फॉर्म में, वो कार्टेशियन फॉर्म आप देखे होंगे, अगर ना देखे होंगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ जो बताया जा रहा है उसको आप समझें और यहाँ के आगे जो कार्य होंगे उसको आप समझने का प्रयास करें। ठीक है, पूर्व में जो कहा गया उसको आप देख लीजिएगा, नहीं देखे होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हर चीज़ एक स्टार्टिंग से ही आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए तो आपको वैसे ये कहाँ से मैं लिख रहा हूँ, आपको बताया गया इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, उसी का ये फॉर्म है कार्टेशियन रूप। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से कैसे आया था। तो ये देखिए, मान लीजिए कोई आपका प्लेन है, प्लेन का इक्वेशन होता है जनरली AX + BY + CZ + D = 0। ठीक है, वेयर D का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसका मान दिया रहेगा। ये है किसी प्लेन का इक्वेशन, हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक, इसी प्लेन का इक्वेशन। अब ये सब माना जाता है, अगेन लेट, पुनः माना कि ये प्लेन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। लेट द प्लेन मेड मतलब बनाता है, या मेक द प्लेन मेक, ठीक है, क्या करता है वो प्लेन मेक करता है, बनाता है, क्या बनाता है, इंटरसेप्ट, मतलब इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इंटरसेप्ट्स क्या क्या कट किया इंटरसेप्ट्स के रूप में, तो A कट किया x एक्सिस पर, B कट किया C एक्सिस पर, y एक्सिस पे, एंड C कट किया z एक्सिस पे ऑन x y एंड z एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल फॉर्म है एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब ऐसा मान लिया गया कि वो एक ऐसा प्लेन है जो तीनों अक्षों को क्रमशः ABC पर कट करते हुए गुजरता है या कट करता है। ठीक है, एक्सिस एट
अब देखिए कट करता है तो उसका भाई कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, तो जेड एक्स रिस्पेक्टिवली कर दीजिए ना, रिस्पेक्टिवली। चलिए अब देखिए वो कट करता है, अगर उसका हमको इंटरसेप्ट मालूम है तो हम पॉइंट बना दिए हैं, उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, तो यहाँ हम कोऑर्डिनेट भी निकाल देंगे कि हेंस द प्लेन मीट्स, मतलब मिलता है किससे, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ये बताइए ये प्लेन एक्स से, वाई से और जेड से कहाँ मिलता है, पी पर, क्यू पर और आर पर, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्ट ए है तो ए 0 0, इंटरसेप्ट बी है तो इसे 0 बी 0, क्योंकि ये वाई पर है तो वाई के जगह पर रख देंगे, ये जेड का मान है तो जेड के जगह पर रखेंगे, एक्स और वाई तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जिस एक्सिस की बात करते हैं उस एक्सिस पर उसका वैल्यू होता है, अदर सारे वैल्यूज 0 हो जाते हैं। तो जेड एक्सिस ठीक है एट, तो बताइए एक्स को किस पर मिल रहा है, पी पर, जिसको हम बोलेंगे ए 0 0, वाई को किस पर मिल रहा है, क्यू पर, जिसको हम बोलेंगे 0 बी 0, एंड जेड को किस पर मिल रहा है, आर पर, जिसको हम 0 0 सी बोलेंगे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, देयरफॉर। अब इस बात को जरा समझिए, ठीक है, आगे हम जो कहने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये तीनों पॉइंट जो है वो उस प्लेन पर क्या है, लाई करता है, यानी तीनों प्लेन उसको टच कर रहा है, तो जब टच करे तो वो पॉइंट इस प्लेन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट को हम बारी बारी से इस इक्वेशन में क्या करेंगे, रखेंगे, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड करता है, तो रखने पर क्या आता है ध्यान से देखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, पहले इसके लिए फिर इसके लिए फिर इसके लिए। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो a 0 0 अगर रखेंगे x के जगह, ये देखिए ये क्या है, आप समझो ध्यान से मेरी, ये है पॉइंट x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर है लेकिन ये प्लेन से टच कर रहा है ना, मीट कर रहा है ना, अगर ये उस बिंदु पर मिल रहा है तो वो पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा, यानी एक्स वाई जेड का ये मान है, और इस एक्स वाई जेड के मान को इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से, ए के जगह पर ए, एक्स के जगह पे एक्स का मान ए, बी वाई क्या हो जाएगा 0, जेड क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 ये भी 0, क्या बचेगा, सिर्फ डी बचेगा, देख लो रख करके, क्योंकि एक्स पर है तो वाई और जेड वाला 0। मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ से तुम किसका मान निकालो, ए का मान निकालो, तो यहाँ से अगर मैं पूछूं कि ए इज इक्वल टू क्या होगा, तो प्लस डी जो है वो जाएगा माइनस में, है ना, देख लो इधर जाएगा माइनस में, और जो गुना में है वो बटा में आ जाएगा, यानी माइनस डी बटा में ए। इसी प्रकार से पॉइंट बी, ये क्यू जो है ये भी उसको सेटिस्फाइड करेगा, तो इसके कोऑर्डिनेट को फिर रखिए, तो देखिए एक्स और जेड तो 0 हो जाएगा, केवल वाई वाला बचेगा, वाई वाला क्या है बी, तो वाई के जगह पे बी रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, सिर्फ बचेगा ये बी और ये स्मॉल बी, और प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर हम लोग बी का मान निकालिए, कैपिटल बी, इसका मान क्या होगा, फिर प्लस डी जाएगा तो माइनस डी, और ये स्मॉल बी जो गुना में वो बटा में आ जाएगा। इसी प्रकार पॉइंट आर जो है वो भी उसको सेटिस्फाइड करेगा, एक्स 0 वाई 0, जेड का मान केवल होगा, एक्स तो 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये बच जाएगा, तो कैपिटल सी, और जेड का मान क्या है स्मॉल सी, तो स्मॉल सी और प्लस डी इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम लोग कैपिटल सी का मान भी निकाल सकते हैं, तो माइनस डी जाएगा और ये स्मॉल सी जो है वो बटा में आ जाएगा। अब इन ए बी सी के मानों को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, आपका आ जाएगा, ये देखिए हमने हर एक पॉइंट के लिए निकाला, और पूरे प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो ये ए बी सी जो हमारा मान आया है इसको समीकरण 1 में क्या कर देंगे, रख देंगे। नाउ पुटिंग the values of A, B and C in equation first we get, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर हम पाते हैं कि समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह पर, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ए के जगह पे इसका मान रखोगे तो क्या होगा, माइनस डी बटा में ए, बोलो होगा कि नहीं होगा, एक्स के जगह पे एक्स तो रहेगा ही,
इंटू एक्स, बी की जगह पे बी का मान रखोगे माइनस डी बटा में बी इंटू वाई, प्लस सी की जगह पे सी का मान रखोगे माइनस डी बटा में सी इंटू जेड इज प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से देखो तो इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। हम माइनस डी को सब में से क्या कर देंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो क्या होगा इसमें देखो तो माइनस डी निकल जाए तो एक्स बटा में ए हो जाएगा, देख लो माइनस डी निकल जाएगा तो वाई बटा में बी हो जाएगा, ये जेड बटा में सी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, ऑफ कोर्स होगा। अच्छा जी, और ये देखिए इसके बाद ये प्लस डी जो है ना, हम इसको इस साइड अगर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा माइनस डी। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ से ये गुना वाला बटा में जाएगा या यहीं काट सकते हैं, डी से डी कट हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1। इसलिए ये हमारा निकल गया। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या निकला, एक्स बटा में ए प्लस वाई बटा में बी प्लस जेड बटा में सी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारा जो निकला यही हमारा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इसी को हम लिखेंगे। ठीक है, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज नोन एज इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक है, यही हमको क्या करना था, निकालना था। अब देखिए आपको बस दिया रहेगा भाई कि एक कोई प्लेन है, उसको वो तीनों एक्सेस को एक्स वाई जेड को इतना 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 पर कट करता है, या कह दे कि एक्स पर किसी प्लेन का एक्स एक्सिस पर अंतःखंड इतना है इंटरसेप्ट, वाई पर इंटरसेप्ट इतना है, जेड पर इंटरसेप्ट इतना है, तो उसका इक्वेशन फाइंड कीजिए। बस आपको ए बी सी की जगह पे ए बी सी का मान जितना पर ए एक्स को जिस इंटरसेप्ट पर काटा होगा उसको एक्स के नीचे, वाई को जिस पर काटा होगा वाई के नीचे, जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट जितना होगा जेड के नीचे रख करके बना देना है। अच्छा, शायद मुझे स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था आपको प्लेन का इक्वेशन देख लीजिएगा, शायद मुझे याद नहीं आ रहा मैं बोला क्या था, शायद मिस्टेक से गलती से कुछ बोला होगा, मुझे वो स्पष्ट याद नहीं आ रही है, बट जो भी कुछ हो ये होता था प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, शायद मैंने पता नहीं बराबर बोलते क्या बोला था, खैर जो भी हो, गलत या सही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी जो करेक्शन है वो आप याद रखेंगे। प्लेन का ये होता था इंटरसेप्ट फॉर्म, अभी सॉरी लाइन का, ये किसका है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। ठीक है, अब ये लाइन क्या था 2D में था, ठीक, लेकिन अब प्लेन की बात हो रही है तो 3D में है, तो एक बढ़ गया, एक्स था वाई था, जेड एक बढ़ गया। ठीक है, तो लाइन का था एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो एक्स के नीचे जो है वो एक्स का इंटरसेप्ट, वाई के नीचे वाई का इंटरसेप्ट, इसलिए इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल ये कैसे आया ये तो आपने समझ लिया, एक्स को कैसे काटा, वाई को कहाँ काटा, जेड को कैसे काटा, उन सब इंटरसेप्ट से पॉइंट बनाए, उस पॉइंट को इस लाइन इस प्लेन के इक्वेशन में पुट करके ही उस तीनों कोऑर्डिनेट का जो ए बी सी आप देख रहे हैं उसका मान निकाल लिए, और उसको जो है कि फिर उसी में पुट करके एक समेशन वाला फॉर्म बना दिए। अब इसको आप याद कर लें, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको बस एकदम डायरेक्ट देगा और मान रख के कैलकुलेशन कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन। ठीक है, पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ, ध्यान से, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, मतलब दो लाइन है। ठीक है, टू प्लेन्स। ओके, ठीक, दो प्लेन है, जैसे इसका फिगर इस प्रकार से दिखाया, बड़ी ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए। इस प्रकार से एक कोई प्लेन है और एक कोई प्लेन इस प्रकार से है। वैसे मान लीजिए कोई दो बुक है, ऐसे खोला गया है, ठीक, और इन दोनों के बीच से ये जो इंटरसेक्शन है ना, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहाँ से एक प्लेन खड़ा है। उसको आप कैसे दिखाओगे, बस समझ लो।
इमेजिन करना होगा। जैसे ऐसे लग रहा है कि कोई बुक है, जैसे आपका ये बुक ही है, ठीक है, और ये बुक में एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, और इन दोनों का यहाँ पे इंटरसेक्शन है ना, जहाँ दोनों से कट कर रहे हैं, और वहीं से एक दूसरा प्लेन निकल गया। तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा? उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से समझना है, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे, डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो दो प्लेन दिए गए हैं उसको कैसे लिखते हैं। देखिए मान लीजिए इस प्लेन को हम बोलते हैं पाई 1, ठीक है। इस प्लेन का नाम क्या है, पाई 1, पाई से प्लेन को नोट कर रहे हैं एनसीईआरटी में। इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, पाई 2, और ये जो हमारा प्लेन है जिसका हमको इक्वेशन फाइंड करना है वो है पाई 3, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे नीचे में लिखता है कि लेट, माना कि पाई 1 एंड पाई 2, ठीक है, पाई 1 एंड पाई 2 बी टू, क्या है वो, दो प्लेन है, टू प्लेन्स, और दो प्लेन तो भाई उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा विद इक्वेशन, और नॉर्मल फॉर्मूला इक्वेशन दिया है विद इक्वेशंस, क्या होगा इक्वेशंस वो भी देख लीजिए। तो एक का इक्वेशंस है, मान लीजिए आर वेक्टर इज इक्वल, आर वेक्टर पता ना नॉर्मल फॉर्म क्या था, आर वेक्टर उसका जो है कि नहीं नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, चूंकि दो है तो नंबरिंग करना पड़ेगा, ए को n1 कर देते हैं, d1 कर देंगे, और सेकंड वाले का आर वेक्टर डॉट n2 कैप, ठीक है, n2 कैप इज इक्वल टू d2, ठीक है। पता है ना, ये दोनों नॉर्मल वेक्टर के यूनिट वेक्टर हैं, ये दोनों नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस को बताता है, ठीक है। ये आपको दो प्लेन के इक्वेशन दिए गए हैं, ठीक है, पाई 1 एंड पाई 2 के, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, लिखा है कि द पोजीशन वेक्टर, ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, कोई पॉइंट ले रहा है ऑफ, पता है ना किसी का निकालना तो एक पॉइंट लेना होगा, पी टी कुछ भी मानना होगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द, एनी पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑन द इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कर देंगे, जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ, ऑन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मस्ट सेटिस्फाई, भाई सही बात है, जो भी कहा जा रहा है वो तो कुछ ना कुछ सोच के ही लिखा जा रहा है ना, मस्ट सेटिस्फाई both the equation, both the equations। थोड़ा सोचिए, जैसे कहने का मतलब है ना कि अगर इस लाइन पर ये पाई 1 और पाई 2 इंटरसेक्ट करता है तो इस पॉइंट का हर एक कोई भी पॉइंट लेंगे वो सारे पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे और ये पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट दोनों पर ही लाई कर रहे हैं, वही बात यहाँ लिखा गया है। यानी इस पर के किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर इन दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि ये दोनों के इंटरसेक्शन पर क्या है, स्थित है, ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए, अब यहाँ नीचे लिखता है कि यदि मान लिया जाए, ठीक है, इफ, ठीक, ध्यान से, इफ टी वेक्टर, एक अपने से कोई टी वेक्टर मानता है, वही मन मान इस पर कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर टाइप का, ठीक है, इफ टी वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है, देन
अब मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर टी है, तो क्या होगा, तो कहता है भाई अगर पोजीशन वेक्टर है तो उसको हम इसी प्रकार से, मान लीजिए वो पॉइंट है, इस लाइन पर स्थित है, तो उसका क्या इक्वेशन होगा, तो कहता है भाई देखो ध्यान से, वो इक्वेशन निकालेंगे कैसे, टी वेक्टर, ध्यान से टी वेक्टर इस पे है तो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। तो पहले इसके लिए बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के लिए, तो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो आर के जगह पे टी पुट कर देंगे, तो क्या होगा, टी वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, क्योंकि ये इस पॉइंट पर स्थित है, इस लाइन पर स्थित है, तो ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाइड किसका मान है, ये कोई भी चीज़, जैसे वेरिएबल का वैल्यू होता है ना, तो इसमें वेरिएबल कौन है, आर, जिसका पॉइंट हम लेते हैं एक्स वाई जेड के रूप में, तो उसको सेटिस्फाइड करेगा, यानी उसके जगह पर रखने पर ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। अच्छा, और इसी को हम सेकेंड में भी रखेंगे क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, एंड टी डॉट n2 कैप, टी वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से अब अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यूज, अब देखिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा वी हैव, ठीक है, वी हैव, ठीक है, चलिए ये देखिए, तो वो बोल रहा है, जैसे मान के चलिए कि ये पाई1 है, ये पाई2 है, दो प्लेन आपको दिए गए हैं, इसका इक्वेशन दिया गया है n1 आर वेक्टर इंटू n1 कैप इज इक्वल टू डी। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि इस प्लेन पर कोई परपेंडिकुलर है, ठीक, और उस परपेंडिकुलर का, ध्यान दीजिए हमारा परपेंडिकुलर है, और उस परपेंडिकुलर का जो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर खींचा गया है, तो उस परपेंडिकुलर का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, d1, ये दिया है, इस पर भी कोई परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, ठीक है, और इसका भी जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस दिया गया ओरिजिन से, उसको d2 बोला गया है। तो ये सब कुछ आपको दिए गए हैं, तो कहता है कि मान के चले कि इन दोनों का जो कट पॉइंट है उस पर कोई भी पॉइंट ले, एनी पॉइंट, वो किसी एक पॉइंट टी को लेकर दिखा रहा है और फिर उसी को आर रख देगा, कि अगर हम मान लो कि जनरल है तो हम उसको आर लिख देंगे, कोई विशेष पॉइंट हो तो टी लिखेंगे, लेमडा लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, कुछ भी। तो देखिए एक सोच, थोड़ा सा इसको आप एक इमेजिन करके देखिए कि इस प्लेन पे देखो भाई, ये इस तरीके से है, सपोज करो, मैं आपको कैसे दिखाऊं, एक बुक लिख कर दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये बुक है आपके सामने, ठीक है, इस बुक पे ना इस प्रकार से कोई प्लेन है, एक ये प्लेन, एक ये प्लेन, और एक इसके बीच के इंटरसेक्शन से ये प्लेन गया होगा। तो आप सोचो इस पर अगर तुम, इस बुक पर अगर तुम कोई परपेंडिकुलर डालते हो, इसको नॉर्मल बोल रहे हो ऐसे, और फिर इस पेज पे मान लो इसको ऐसे, इस पर लंब है परपेंडिकुलर नॉर्मल, और एक होगा इस पे नॉर्मल, इस पे भी लंब होगा, इस पे भी लंब होगा, तो वो उस जो ये थर्ड जो प्लेन है इसको क्या करेगा, कहीं ना कहीं कट करेगा, है ना, इस प्रकार से लंब होगा, तो वही यहाँ पर फिगर समझना है। तो लंब होगा तो वो कुछ ना कुछ टाइम्स होगा, तो वो मान ले हम लेमडा टाइम्स होगा, तो हम अगर लेमडा टाइम्स है तो हम क्या कर देंगे, किसी एक में, इसमें मान लो लेमडा से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन मान लो फर्स्ट कर देते हैं, और इसमें लेमडा से अगर गुना कर दे तो ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स ऑफ क्या, टी n2 वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा d2, और इसी चीज़ को हम इक्वेशन 2 बना करके इसमें दोनों को ऐड कर दें, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसका भी नॉर्मल है, इसका भी नॉर्मल है, इसका इक्वेशन अगर मान लो कि दोनों का कुछ भी हो, वो लेमडा टाइम्स हो, किसी एक को लेमडा टाइम्स मान लेते हैं और दोनों को ऐड करेंगे, तो देखिए एलएचएस में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी डॉट n1 कैप, n1 वेक्टर, ठीक है, n1 कैप कर देंगे, n1 कैप प्लस लेमडा टी n2 कैप, एलएचएस को एक में इज इक्वल टू आरएचएस को एक में, तो d1 प्लस लेमडा d2। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा, टी वेक्टर यहाँ भी, टी वेक्टर यहाँ भी, कॉमन ले लेंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा,
टी वेक्टर, ध्यान से ब्रैकेट में इसमें बच जाएगा n1 कैप और इसमें जाएगा लेमडा n2 कैप इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। और इसको ध्यान से देखिए ये किस फॉर्म में है, ये आपका आ गया कोई वेक्टर और उसका यूनिट वेक्टर यही है ना, देखो तो ध्यान से, कोई वेक्टर है, ये जैसे यूनिट वेक्टर था वैसे ये यूनिट वेक्टर है और ये जो डिस्टेंस है वैसे ही एक डिस्टेंस है। इसका मतलब ये भी एक प्लेन का इक्वेशन आया और वो कौन सा इक्वेशन होगा, कौन सा प्लेन होगा, वही पाई 3 है। यानी पाई 3 इन दोनों के संसर्ग से ये इसका परपेंडिकुलर दोनों इस पर कट करेगा, ठीक है, एक दूसरे पर मैच करेगा। और वहीं पे कह रहा है कि इसका प्लेन का, मान लीजिए आपको इक्वेशन दिया हो, इसका प्लेन का इक्वेशन दिया हो तो आप यहाँ पे देखो और उसी के इंटरसेक्शन से ये गुजर रहा है तो उसका हर एक पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। और मान लेते हैं अगर सेटिस्फाइड करेगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे, इसीलिए वो कह रहा है कि मान लो कि इसका जो इक्वेशन है और इसका जो इक्वेशन है हम किसी एक में लेमडा से गुना करके और दोनों को ऐड कर दे तो हमें जो थर्ड साइड का थर्ड प्लेन का एक इक्वेशन मिलेगा वो हमारा होगा जो हम पाई 3 माने हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट एनसीईआरटी के मुताबिक लिखा हुआ है कि सिंस, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं क्या, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिख देंगे कि सिंस चूंकि टी वेक्टर, हमने कहा था क्या कि टी वेक्टर कोई भी होगा, एनी टी इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, उस लाइन पर का कोई भी एक पॉइंट, और बोला कि बहुत सारे एनी पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हमने एक टी माना था, तो वैसे ही अगर टी के जब कोई दूसरा पॉइंट ले लें तो भी ये सही होगा। तो लिखेंगे कि सिंस टी इज आर्बिट्रेरी मतलब स्वैच्छिक एक वेरिएबल है, वेक्टर है, आर्बिट्रेरी, ठीक है, आर्बिट्रेरी, इट सटिस्फाइज, ये संतुष्ट करता है, ठीक है, इट सटिस्फाइज, किसको सटिस्फाई करता है, फॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये किसी भी पॉइंट को, एनी पॉइंट सटिस्फाइज फॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है। अब चलिए, अब इसीलिए तो अगर हम टी के जगह पे आर रख दे, किसी के लिए करता है, इस पर कहता है कि टी आर्बिट्रेरी सटिस्फाइज फॉर एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन पर के किसी भी पॉइंट के लिए ये सत्य होगा, टी ही नहीं कोई भी पॉइंट ले। तो इसी प्रकार से अगर हम वहाँ आर ले लें तो ये थर्ड साइड का क्या दिखाएगा, प्लेन दिखाएगा जो उस इंटरसेक्शन लाइन से गुजर रहा है। तो स्पष्ट यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कि hence the इक्वेशन, कौन सा, यहाँ चेंज कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर, किसी पॉइंट के लिए है तो हम जनरल पॉइंट की बात करते हैं, कोई एक पॉइंट लिए थे ना, आर मतलब जनरल पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा, आर वेक्टर, और वहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन जा रहा है तो इसका n1 इसका n2, तो n1 प्लस लेमडा n2, ध्यान से n1 प्लस लेमडा n2, n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 रिप्रेजेंट्स, ये क्या बताएगा, रिप्रेजेंट्स दिखाता है अ प्लेन, रिप्रेजेंट्स अ प्लेन, कौन, पाई 3 प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, विच इज सच डैट, जो इस प्रकार से होगा, विच इज सच डैट, ठीक है, विच इज सच डैट इफ एनी वेक्टर, ठीक है, कहता है कि यदि कोई भी वेक्टर, इफ एनी वेक्टर आर वेक्टर, मतलब आर वेक्टर से किसी भी वेक्टर के लिए सत्य होगा, ये टी के लिए हम निकाल करके उसके जब जनरल की बात कर रहे हैं इसलिए हम आर वेक्टर दिए, ठीक है, आर वेक्टर सटिस्फाइज बोथ, दोनों इक्वेशन के लिए, ठीक है, दोनों प्लेन के इक्वेशन के लिए, बोथ द इक्वेशंस, कौन कौन, पाई 1 एंड पाई 3, पाई 1 एंड
π3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है कि नहीं π1 π2 के लिए करेगा ही, π1 π2 के लिए तो करेगा ही, π3 के लिए सेटिस्फाइड करेगा, π1 π2। ठीक है, यहीं पे लिख देंगे इट ऑल्सो सेटिस्फाइज, मतलब संतुष्ट करेगा उसको, इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द इक्वेशन कौन सा, π3। ठीक है, तो अब आपको एक बात ध्यान रखना है, यानी ये जो इक्वेशन है, जैसे आप समझो कुछ विशेष नहीं किया गया, मैं पूरी बात को एक समराइज करके समझाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, इसका इक्वेशन दिया है ये, इसका इक्वेशन दिया है ये। ठीक, इसमें कौन क्या है तुम पहले पहचानते हो, क्या है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। तो n जो है इस प्लेन पर के नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, और d1 क्या है, उस नॉर्मल का ओरिजिन से इक्वेशन है, डिस्टेंस है। इसी प्रकार से n2 क्या है, सेकेंड वाले प्लेन पर खींचा गया नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और d2 क्या है, उसके नॉर्मल का ओरिजिन से डिस्टेंस। ये अगर दिया हुआ हो, मान लो कहीं ओरिजिन होगा ना उसका कहीं ना कहीं कोई ओरिजिन होगा, उस ओरिजिन से उसका नॉर्मल का डिस्टेंस क्या, मान लो ओरिजिन कोई यहीं पे होगा, कुछ भी हो। अब कहता है कि मान के चीज पे कोई भी इसके इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के लिए तो वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और वो पॉइंट इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, दोनों पर उपस्थित है। और उस पॉइंट को अगर हम टी मान लें तो जहां जहां आर था वहां टी रखना पड़ेगा। देख लो, जहां आर था वहां टी, जहां आर था वहां टी, क्योंकि दोनों इक्वेशंस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है तो दोनों को संतुष्ट करेगा, तो दोनों को संतुष्ट कर दिया। अब वो कहता है कि ये जो प्लेन का इक्वेशन आएगा दोनों के, वो क्या होगा, एक दूसरे का लेमडा गुना होगा, कुछ दोनों में कुछ मतलब एक प्रकार से डिफरेंट होगा, बाकी सारे वैल्यू सेम होगा, क्योंकि एक ही जैसा प्लेन है। तो इसलिए वो मान लो कि ये कुछ और होगा, ये लेमडा टाइम्स होगा, इसलिए हम लेमडा टाइम्स उसमें गुना कर दिए और गुना करके दोनों को ऐड कर दिए, तो हमारा इक्वेशन आ गया। वो टी के लिए निकाले हैं, बोला कि भाई टी तो एक स्पेशल किसी पॉइंट के लिए हम बात कर रहे हैं, वो किसी भी पॉइंट के लिए कहेगा तो हम उसके जगह पे आर ही लिखेंगे, वो मेरा जनरल टर्म है। ठीक है, जैसे a1 हो गया आपका पहला पद, लेकिन an मतलब जनरल किसी भी टर्म के लिए, ऐसे ही t हो गया किसी पॉइंट के लिए, किसी स्पेशल पॉइंट के लिए मैंने बात की, और बाकी किसी पॉइंट के लिए जनरली बात करना होगा तो r होगा। यानी इस तरह से आपको सिर्फ दिमाग में यही रखना है कि ये जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, लास्ट में आपको स्पष्टतः लिख दिया जाएगा, मैं उसको बता रहा हूं। इसको देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, आर के जगह पे आर छोड़ देना है, यहाँ पे जो आपका n1 होगा n1 के जगह पे, यहाँ का जो n2 होगा n2 की जगह पे, लेमडा की जगह पे लेमडा ही रहेगा, d1 के जगह पे d1, लेमडा की जगह लेमडा, d2 की जगह पे d2, बस रख के कैलकुलेशन कर दीजिएगा, आपका वेक्टर फॉर्म निकल जाएगा, यहाँ यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, यानी एक फाइनल जो बात है वो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे इसको फाइनल में, आर वेक्टर लिखना है आर के जगह पे। इसके बाद आपको दोनों प्लेन को देखना है और वो जो दोनों के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर दिया है उसको यहाँ लिखना है। फर्स्ट वाले को पहले प्लस लेमडा करके, लेमडा टाइम्स ऑफ सेकेंड वाला, और फिर इसी प्रकार से उसका जो डिस्टेंस है नॉर्मल का उसको लिखेंगे d1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ d2। इसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। ये क्या है, इसको क्वेश्चन फर्स्ट बना दीजिएगा और लिख दीजिए नीचे में कि दिस इज नोन एज the plane passing through the intersection of two planes। ठीक, अब देखिए इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या है। कार्टेशियन फॉर्म के लिए तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कार्टेशियन फॉर्म में आपको क्या करना है, बस आराम से देखो। ठीक है, देखिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सुधार लेंगे, यहाँ देखिए, कभी कभी यूनिट वेक्टर ना दिया हो तो आप वहाँ पे क्या कर देंगे, आप वेक्टर भी दे देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप आराम से वहाँ पे
वेक्टर्स की भी बात करता है, वो वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख दिया जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए दोनों ही बातें सत्य हैं। आगे देखते हैं, आगे कहता है भाई कि चलिए वो आपको कोई दिया हुआ है, मान के चलिए कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए, तो कैसे निकालोगे कार्टेशियन फॉर्म के लिए। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में देखिए बस सीधे आपको लिख देना है भाई n1 n और n2 और r, यही ना, d1 d2 तो डिस्टेंस है, वो तो दिया ही रहेगा। तो r क्या है, किसी पॉइंट का है, तो किसी पॉइंट का है तो हम उसको क्या लिखते हैं, वो हम पता है ना, कोई पॉइंट हम p मानते हैं उसी का है, ठीक है। तो कोई पॉइंट पार्टिकुलरली कोई p पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे p x y z, तो p पॉइंट के लिए है, यानी को p का पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर है तो उस आर्बिट्ररी पॉइंट में एक आई जे के लगा दीजिए, एक्स आई वाई जे और जेड के, ठीक है, यहाँ लेट कर देते हैं। फिर इसी प्रकार से n1 क्या है, n1 है फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल का पोजीशन वेक्टर, तो इसको कैसे निकालेंगे, वो मान लीजिए कुछ नाम दिया होगा a1 b1 c1 करके, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे a1i, इसको लिख देंगे b1j और इसको लिख देंगे c1k। इसी प्रकार से n2 क्या होगा, वो होगा a2i b2j और c2k, ठीक है। बस ये तीनों मान को आप इस इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दो, पुट कर दो, तो आपका आ जाएगा, लिख देते सीधे, रखिएगा, रख के कैलकुलेशन कीजिएगा। देयरफॉर या नाउ पुटिंग these values in equation first we get, इसके जगह पे अब जब रखोगे ना, देखो तो कैसे करोगे समझो। पहले n1 के जगह पे n1 रखना प्लस लेमडा करके इसको रखना, दोनों को ऐड करोगे तो a1 प्लस लेमडा a2 आई, b1 प्लस लेमडा b2 j, c1 प्लस लेमडा c2 k, और फिर r से डॉट कराओगे तो i का i से, j का j से, k का k से, तो क्या होगा, तो i वाला x है और इसका x क्या रहेगा, a1 प्लस लेमडा a2, यानी x से गुना कराओ तो x, ठीक है, x a1 प्लस लेमडा a2 आएगा। यानी इसी चीज़ को जब करोगे तो देखो मैं पूरा कर देता हूँ, दिखा देता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा, घबराना नहीं। r के जगह पे लिखो r का वैल्यू, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट n1 प्लस लेमडा n2 डायरेक्ट निकालो, क्या होगा, n1 और n2 में लेमडा से गुना करके ऐड करो, तो इसमें लेमडा से गुना करो और इसमें जोड़ो, तो a1 प्लस लेमडा a2, a1 प्लस लेमडा a2 आई, फिर ऐसे ही b1 प्लस लेमडा b2, b1 प्लस लेमडा b2 j, फिर इसी प्रकार से c1 प्लस लेमडा c2 k, ठीक है। ये हो गया इधर का वैल्यू, और इधर तो रहेगा ही d1 प्लस लेमडा d2, इधर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। अब ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है i का i से, z का j से, k का k से, i का i, j से j, k का k, तो ये होगा x से करेंगे तो x a1 प्लस लेमडा a2, फिर y b1 प्लस लेमडा b2, फिर इसी प्रकार से z c1 प्लस लेमडा c2 इज इक्वल टू d1 प्लस, इधर का तो कोई ज़रूरत नहीं है, इसे हम मिटाते हैं। बस आपको इक्वेशन फाइंड रखोगे ना दिमाग में तो काम हो जाएगा, बट समझने के लिए मैं सब दिखा रहा हूँ, उसको आप समझने का थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखो, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ से हम क्या करेंगे वो सुनिए। क्या हम लोग इसमें से ऐसा कर सकते हैं, गुना करके लेमडा वाले को एक साइड और बिना लेमडा वाले को एक साइड कर देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से देखना, x से इसमें गुना करेंगे तो a1x आएगा, यहाँ से b1y आएगा, यहाँ से c1z आएगा, इसमें लेमडा नहीं है और ये d1 है, तो देखो a1x यहाँ से क्या आएगा प्लस b1y और यहाँ से क्या आएगा प्लस
C1Z, इसमें लेमडा नहीं है तो बिना लेमडा लोग को एक साथ कर दिए, कोई दिक्कत है। और ये D1 आएगा इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा यहाँ से -D1, कोई दिक्कत। चलिए अब देखो जितना लेमडा वाला है x से इसमें करोगे तो x तो है वो आएगा ही, लेमडा भी रहेगा तो लेमडा A2x, फिर यहाँ से क्या होगा लेमडा B2y, यहाँ से क्या होगा लेमडा C2Z। तो हम देखो सब में से लेमडा कॉमन ले लेते हैं और क्या गुना कर रहे हैं, इससे इसमें करोगे तो A2x, इसका इससे करोगे तो B2y, देखो अरे 1 1 था अब 2 2 हो जाएगा, और फिर C2Z, और ये इधर आएगा तो इसका भी लेमडा बाहर निकल गया है D2। अब देखो तुम इसको पढ़ के देखो, AX BY CZ D, मैंने कहा ना कि किसी लाइन का इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन है, और AX BY CZ यहाँ भी है, बस ये पहला इक्वेशन है तो फर्स्ट कर दिए हैं, सेकंड इक्वेशन सेकंड कर दिए प्लस लेमडा लगा करके। यानी अगर आपको कार्टेशियन देखो लो, इसमें भी लेमडा करके गुना करके ऐड किए हैं, इसमें भी लेमडा गुना करके ऐड किया गया है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म कहलाएगा। लिख देना कि दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, उसके बाद यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ठीक है, तो बात समझो, अब आपको सब कुछ दिया रहेगा, मान लीजिए 2 वेक्टर दिया है तो दोनों वेक्टर के कोऑर्डिनेट को ले लीजिए, और एक जो पॉइंट है उसका तो आप XYZ जानते ही, खुद से रखना है बस। A1 B1 C1 फर्स्ट वाले का, फिर A2 B2 C2 सेकेंड वाले का, और XYZ को तो XYZ ही छोड़ देना है, यहाँ भी XYZ को XYZ ही छोड़ देना है। और फिर D1 और D2 क्या है, इन दोनों का डिस्टेंस है ओरिजिन से, नॉर्मल का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है उसी को हम D बोल रहे हैं, तो 2 प्लेन तो दोनों का अलग अलग होगा, D1 D2 ये सब आपको दिया रहेगा, बस रखना है और =0 करके आंसर लिख देना है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कोप्लैनिटी ऑफ 2 लाइन्स पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगला है कोप्लैनरिटी, ठीक है, ऑफ 2 लाइन्स। देखो भाई इसमें कहते हैं कि 2 लाइन अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए लेट द गिवन 2 लाइन्स बी, मान लीजिए 2 लाइन्स आपको दिया गया, एक लाइन का इक्वेशन है RA1 प्लस लेमडा B1, ठीक है, और एक दिया है एंड R वेक्टर = A2 प्लस म्यू B2। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। ये 2 लाइन आपको दिया गया, तो कैसे पता चलेगा कि दिया गया लाइन प्लानर है, को प्लानर है। ठीक है, तो कहता है कि द फर्स्ट लाइन जो है इक्वेशन फर्स्ट लाइन, ठीक है, द फर्स्ट लाइन मान लिया गया कि वो A से पास कर रहा है और ये B से पास कर रहा है। द लाइन फर्स्ट, ठीक है, लाइन फर्स्ट, ठीक है, ये लाइन फर्स्ट जो है पासेज थ्रू द पॉइंट, यहाँ लेट कर देते हैं, पॉइंट A। ठीक, माना कि ये फर्स्ट लाइन पॉइंट A से गुजर रहा है, इससे तो इसका जो पोजीशन वेक्टर A है, और ये जो है A मान लीजिए B से गुजर रहा है, उसका पोजीशन वेक्टर 2 है। ठीक है, लिख देंगे A विद पोजीशन वेक्टर A1 एंड, और पैरेलल किसके है, B1 वेक्टर के। पता नहीं आपको, मैंने सबसे स्टार्टिंग बताया था कि कोई पॉइंट से गुजरे और किसी वेक्टर के पैरेलल हो। जैसे देखो ये वेक्टर हो गया B और ये एक लाइन है जो A पॉइंट से गुजर रहा है, तो किसी पॉइंट से गुजरने वाला और किसी वेक्टर के पैरेलल किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ये लिखा गया है। ठीक है, आगे इसी प्रकार सेकेंड वाला तो लिखेंगे एंड पैरेलल, यहीं पे एंड इज पैरेलल किसके पैरेलल, तो B1 के, B1 वेक्टर। सिमिलरली इसी प्रकार एंड द लाइन टू, सेम चीज लिखेंगे, पासेज, वो किससे पास कर रहा है, मान के चलिए वो पॉइंट B से पास कर रहा है, पासेज थ्रू द पॉइंट B। ठीक है, विद उसका पोजीशन वेक्टर को हम क्या मान लिए हैं, A2, विथ पोजीशन वेक्टर
A2 एंड ये भी पैरेलल है किसके, B2 वेक्टर के, एंड इज पैरेलल टू B वेक्टर, B2 वेक्टर। ठीक, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ गया है। तो कहता है कि 10, इसलिए अगर मान लीजिए ये लाइन है, मान लो ये लाइन ए से गुजर रहा है और ये लाइन कोई है जो बी से गुजर रहा है, और कहता है कि दोनों लाइन कोप्लानर होंगे। कोप्लानर का मतलब क्या होता है, समतलीय, एक ही तल में होंगे। तो कहता है कि मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर, मान लिया यहाँ पर कोई ओरिजिन होगा, इसका पोजीशन वेक्टर को ए बोल रहे हैं, इसके पोजीशन वेक्टर को A2 बोल रहे हैं, A1 A2। तो कहता है कि तो ए बी कितना होगा, तो इसका पोजीशन वेक्टर ए, इसका पोजीशन वेक्टर बी। तो इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो आप इसको ऐसे समझेंगे, ये ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ओ, ये बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी। तो आप ए बी वेक्टर क्या होगा खुद बताओ, ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो देखो ध्यान से, इसका हेड इसके टेल से मैच कर रहा है, तो इसका और इसका एडिशन इसके बराबर होगा, यानी ओ ए वेक्टर, ध्यान से 10 क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। अब मान रखो ओ ए वेक्टर क्या है, अच्छा तो ए बी वेक्टर क्या होगा, निकालो यहाँ से ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और कैसे निकलेगा, तो भैया ओ बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर, और ओ ए क्या है, ए वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए। और मैंने आपको ऐसे भी बताया है, अगर ये पॉइंट ए से गुजर रहा है, ये पॉइंट बी से गुजर रहा है, तो ए बी वेक्टर निकालना है। तो ध्यान दीजिए, बाद ए बी निकालना है ना, तो कैसे आपको बताया गया है, मैंने वेक्टर वाले चैप्टर बताया था कि बाद वाले के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले के पोजीशन वेक्टर घटा दो। तो ये बाद वाले का बी है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, बी, या उसको हम A2 बोल रहे हैं, तो A2 लिखें तो A2 लिखेंगे। और फर्स्ट वाला का पोजीशन वेक्टर क्या है, A1, देखो फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर क्या है, A1, तो उसको A1 कहेंगे। तो ये तरीका भी हो सकता है डायरेक्ट, और ये भी तरीका सही है। ठीक है, दोनों बातें आप समझ गए। आगे देखिए, यहाँ से ए बी वेक्टर निकल गया, मतलब वो दोनों जिस पॉइंट से गुजर रहा है उस वेक्टर का दोनों को अगर मिला दें तो उस वेक्टर का मान ए बी होगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर लिखता है कि द गिवन लाइन्स आर, द गिवन लाइन्स, ठीक है, द गिवन लाइन्स आर, पर कोप्लानर, कब कोप्लानर होगा, कहता है तो उस स्थिति में दिया गया लाइन, द गिवन लाइन्स आर कोप्लानर इफ, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, तो कहता है कि ये ए बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। बात समझ लीजिए, मान लीजिए कोई लाइन है, ये पॉइंट ए से गुजर रहा है, ये B1 वेक्टर के पैरेलल है, कोई और एक और लाइन है वो B से गुजर रहा है, ये B2 वेक्टर के पैरेलल है, इसका पोजीशन वेक्टर मान के चलिए कोई A1 है, इसका पोजीशन वेक्टर कोई A2 है। ठीक है, तो कहता है कि तब भैया याद रखो ए बी वेक्टर क्या होगा, A2 माइनस A1 वेक्टर होगा, और इन दोनों का ये ए बी वेक्टर जो है, याद रखिए ए बी वेक्टर इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो उसी चीज़ को अगर वो ध्यान से, क्योंकि 3D है ना, इमेजिनेशन का सब खेल है, ये B1 वेक्टर, ये B2 वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस, तो भैया दो वेक्टर्स के क्रॉस क्या होते हैं, उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसका थर्ड वेक्टर होता है जो उसके परपेंडिकुलर हो दोनों के। तो अगर उस कंडीशन में ये AB जो आप देख रहे हो ये स्पेस में है, तो वो उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो पता है कि परपेंडिकुलर के केस में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये दोनों अगर इसके परपेंडिकुलर है ए बी वेक्टर, तो क्या होगा, क्योंकि वहाँ 90 डिग्री बनता है, कॉस 90 जीरो होता है, इसलिए ए बी डॉट B1 क्रॉस B2, ए बी डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसी प्रकार से ए बी वेक्टर का मान यहाँ निकला हुआ है, तो रख दीजिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर
क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही है आपका वेक्टर फॉर्म है। यानी अगर अब कभी दो लाइन के इक्वेशन दिए गए हो और कहता है कि सिद्ध कीजिए वो कोप्लैनर है, समतलीय है, एक ही तल में है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि A2 में से A1 घटा लेना है और B1 B2 का क्रॉस कर लेना है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो कहेंगे कि दिए गए दोनों ही लाइन कोप्लैनर है अथवा नहीं है। ठीक है, तो इसको ये कौन सा है, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कोप्लैनरिटी या कोप्लैनर। ठीक है, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? इसी का कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, आप इसके जगह पे उसका सब कार्टेशियन फॉर्म रख दीजिए। एक्स वाई जेड वाला केस में उसको देख लीजिए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, इसको हटा दें यहीं पे। चालू है ना? अच्छा, ये देखिए, तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है आपको, बस उसके कोऑर्डिनेट्स को तो बिठाना है भाई। देखो ना, इसको इक्वेशन कर लेना थर्ड। ठीक है, थर्ड नहीं, 4 ना, क्योंकि थर्ड तो हम लोग उसको A2 में से A1 को बनाए थे। देख लेना जो भी इक्वेशन हो, मान लो इसको कोई इक्वेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे ना हम लोग कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, कार्तीय रूप, हर एक चीज़ जो भी चीज़ है ना उसको निकाल लो। यहाँ पे A1 A2 क्या है, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो भैया कुछ पॉइंट का है तो पॉइंट को लोग क्या बोलेंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। और उसका क्या बनेगा, ये देखो A1 वेक्टर है पॉइंट A का, और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मान लो x y z दिया हो, तो क्या होगा x1 y1, तो x1 i y1 j और z1 k। ठीक है, मान लो कि वो पॉइंट ये है। अच्छा लिख दें, चलो लिख देते हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ठीक है, बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स कौन कौन, ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर वो देखिए, इस फॉर्मूला को मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या फॉर्मूला था, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म है, इसी से हमें कार्टेशियन फॉर्म बनाना है। इक्वेशन इसको कर दिए थे 4, तो क्या होगा देखिए। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो अब अगर ये है और ये भी मान लीजिए कि एंड A1 B1 C1, ठीक है, क्या क्या, A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2, ये क्या है, बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। ठीक है, ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स, कौन कौन, B1 एंड B2, B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। ठीक है, B1 B2 का दोनों वेक्टर हैं, और वो दोनों वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर है ना, जिसके पैरेलल है, तो इन दोनों का आपको डायरेक्शन रेशियो दिया रहेगा। ये दोनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। बस अब आपको उन सब चीज़ों को वहाँ पुट कर देना है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देन डायरेक्ट बता दीजिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं कि क्या होगा, इसमें इसको पुट कर देंगे। तो देन यहाँ लिख दीजिएगा, देन इसको हटा दीजिए। चलिए बताइए,
A1 वेक्टर क्या होगा, A1 वेक्टर फर्स्ट पॉइंट का है, यानी x1 i y1 j z1 k, एंड A2 वेक्टर क्या होगा, सेकेंड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी x2 i y2 j z2 k, ठीक। एंड B1 वेक्टर क्या होगा, B1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर उसका आपको दिया डायरेक्शन रेशियोज, तो आई जे के उसमें भी लगा दीजिए, A1 i प्लस B1 j प्लस C1 k, एंड B2 वेक्टर क्या होगा, B2 वेक्टर होगा A2 i प्लस B2 j प्लस C2 k। अब इन सब मान को यहाँ रख दीजिए, एक बार B1 B2 का क्रॉस कराइए। अब देखिए क्रॉस और डॉट डॉट डायरेक्ट कैसे लिखते हैं हम लोग, देन देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, ठीक है, द कार्टेशियन ठीक है, या ऐसे कर दें, नाउ देयरफॉर द फ्रॉम, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसे कर देते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कौन सा है ये, 4 ना, इक्वेशन 4 में सबके मान को पुट करेंगे, वी गेट, देख भैया पहले क्रॉस कराओ, क्रॉस कराना है इसको और इसको, क्रॉस कराने में मैंने बताया आपको क्या लिखना है, ऊपर में आई जे के, नीचे में फर्स्ट कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट, उसके नीचे सेकंड वेक्टर का। तो B1 का क्या है देखो, तो A1 B1 C1, तो लिख दो यहाँ पे A1 B1 C1। सेकंड वाला का क्या है, उसको यहाँ लिख दो A2 B2 C2। और देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मान निकल जाएगा ये जो भी है, और यहाँ पर A2 में से A1 से क्या करना है, डॉट, तो A2 में से A1 क्या होगा, A में से A घटा दो, y में से सॉरी x में से x घटाओ, y में से y घटाओ, z में z घटाओ, और उसको करना है इससे डॉट। तो मान लो वो यहाँ पे आएगा, उससे डॉट कराओगे तो i वाला का i से, तो i यहाँ पर क्या आएगा, x2 माइनस x1, y क्या आएगा, y2 माइनस y1, और z क्या आएगा, यहाँ पे Z2 माइनस Z1। ये समझ में आ रही है, इज इक्वल टू 0, और कुछ नहीं करना है, यही आपका है कार्टेशियन फॉर्म, और ये है आपका वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे लिख दीजिएगा दिस इज नोन एज, ठीक है, दिस इज, आपको सब दिया रहेगा, क्या क्या रहेगा, तो मान लीजिए 2 पॉइंट दिया रहेगा, तो 2 पॉइंट है, तो फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, सेकंड पॉइंट का x2 y2 z2, और उसके बाद 2 वेक्टर दिए रहेंगे, उनका डायरेक्शन रेशियो, एक वाले का यहाँ पे, सेकंड वाले का यहाँ पे, और दिस इज नोन एज, लिख दीजिएगा कोपेनैलिटी ऑफ 2 प्लान्स, दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ, ठीक है, दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द coplanarity of 2 लाइन्स, ठीक है। कोप्लानर मतलब क्या होता है, समतल, कोप्लानर मतलब समतल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए समतल सदिश है कि नहीं वो बताना है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइन्स। चलिए जी, अगला जो टॉपिक है वो क्या है, एंगल बिटवीन, ये बहुत इजी है, छोटा सा है, एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हम देखे थे, यहाँ प्लेन है, अरे भैया तो एक ही बात है, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स रहे या लाइन रहे, एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलिए ना कि 2 प्लेन दिए गए हैं, और 2 प्लेन के आपको दिए गए हैं क्या, इक्वेशन, सपोज कीजिए, ठीक है, लेट the 2 equations are given, 2 equations of, या let the equations of 2 planes, ऐसे कर दें, the equations of 2 planes are given as, 2 प्लेन की इक्वेशन दिए गए हैं, आर, सॉरी नॉर्मल फॉर्मूला, आर वेक्टर डॉट
एन कैप, ठीक है, दो हैं तो 1 लगाना पड़ेगा, D1 एंड एक जो है वो हो जाएगा R डॉट N2 कैप इज इक्वल टू D2, ठीक है। अगर ये दिया है तो कहता है कि देन, एकदम डायरेक्ट, देन द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज गिवन बाय टू प्लेन्स इज गिवन बाई, जैसे देखो वहाँ पे दो लाइन के कैसे निकालते हैं, वेक्टर वाले में याद है ना, कॉस थीटा, पहले ऊपर में दोनों वेक्टर लिखते थे B1 B2, बस वही वेक्टर वाला लगा देना है, ऊपर में क्या कर दो डॉट और नीचे में निकाल दो उसका मॉड और उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा आंसर। बस यहाँ भी यही करना है, वेक्टर आपको दिया गया है, यहाँ वेक्टर N1 और N2 है, बस हो गया। गिवन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू, सीधे डॉट प्रोडक्ट वाली बात है। डॉट प्रोडक्ट में कैसे था, दोनों वेक्टर को गुना करो, यहाँ N1 वेक्टर है, यहाँ N2 वेक्टर जो दिया है उसको रख दो। अब देखो यहाँ N1 कैप दे या N1 वेक्टर दे, इसके लिए तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल वेक्टर हैं, तो दोनों नॉर्मल वेक्टर को ऊपर में क्या करा दो डॉट और नीचे में क्या कर दो दोनों का मैग्नीट्यूड। यही तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी था, यही आपका कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है। बस आपको ये दिया रहेगा, इसमें से मान रखो, कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, यहीं पे एक चीज़ और दिया है, ठीक है, यहाँ पे दिया है एक नोट करके, उसको जरा समझेंगे, ठीक है। नोट कर में आपको दिया है एक चीज़, कह रहा है कि द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होगा और पैरेलल कब होगा, इसको ही देख करके या इसको देख करके हम समझ जाएंगे कि वो परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। अब देखो अगर परपेंडिकुलर होगा तो कॉस 90, और कॉस 90 होगा तो बताओ तुम क्या होगा, ये 0, और ये 0 होगा तो बटा वाला गुना में जाएगा 0, यानी N1 N2 का जो डॉट है ना वो 0 होगा। तो भाई तुम जानते हो पहले से, भाई यहाँ पर लिख दो कि द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है, द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों रेखाएं एक दूसरे, दोनों प्लेन एक दूसरे के लंबवत होंगे, कब, तो ईच अदर तब होंगे जब N1 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम डॉट करा रहे हैं और डॉट अगर 0 हो गया तो थीटा 90 होगा, सिंपल। और एंड पैरेलल कब होगा, एंड पैरेलल इफ, एंड पैरेलल इफ वो क्या हो जाए, पैरेलल तब होगा जब N1, ध्यान से, N1 वेक्टर इज पैरेलल टू, N1 वेक्टर इज पैरेलल टू N2 वेक्टर। अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो दोनों लाइन, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, और अगर N1 और N2 पैरेलल है, पैरेलल N1 N2 का मतलब क्या हुआ कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा गुना हो, ठीक है, तो पैरेलल होता है, समानुपाती हो तो पैरेलल होगा। तो हम कहेंगे अगर ये पैरेलल है यानी उसका वेक्टर पैरेलल है तो वो दोनों प्लेन भी पैरेलल होगा। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी नहीं है। इसका कार्टेशियन फॉर्म में अगर दिया होगा तो कैसे निकालेंगे, यहीं लिख देते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। अगर वेक्टर में दिया है तो वेक्टर फॉर्म का थीटा निकालेंगे, माने वेक्टर फॉर्म का यूज करके थीटा निकाल देंगे। अगर कार्टेशियन फॉर्म में कर दिया तो कार्टेशियन फॉर्म में निकाल देंगे। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, लिख दीजिएगा भाई, दिस इज नोन, ये सब जगह आपको लिखना है, दिस इज नोन एज, जाना जाता है, ठीक है, दिस इज नोन एज द, कौन सा, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है।
चलिए, और कार्टेशियन फॉर्म देखिए, कार्टेशियन फॉर्म का क्या होगा, तो भैया ये जो वेक्टर फॉर्म में दिया है वो कार्टेशियन फॉर्म में होगा, और इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा ये देख लीजिए, नीचे लिख देते हैं कि लेट द टू इक्वेशंस जो है ना वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए रहेंगे, ठीक। लेट द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स आर, अगर दो लाइन के इक्वेशन जो है, दो प्लेन के इक्वेशन इस तरीके से दिए जाएं, ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, देन, ठीक है, देन the angle between, ठीक है, then the angle between किसके किसके एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, ठीक है, बिटवीन द टू लाइन्स हो रहा है ना, देख लीजिए तो एक बार चेक कर लीजिएगा, इज गिवन बाई, अरे भैया इसी की जगह पे डॉट करा दो ना, क्रॉस करा दो ना, इसका वैल्यू रख करके देखो कैसे कराओगे, गिवन बाई कॉस थीटा, सिंपल बात है, डॉट प्रोडक्ट कराते हो तो आई वाला का आई से, जे वाला का जे से, के वाला का के से, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है A1 B1 C1 और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज है A2 B2 C2, या डायरेक्शन रेशियो कहो, डायरेक्शन कोसाइन कह लो, या उसका एक्स इसका कंपोनेंट कह लो, XYZ कह लो, उसको गुना करा दो, A1 का A2 से, अरे तुम पढ़े हो 11.2 में भी बताया था मैंने, A1 A2 वहाँ स्मॉल ABC लिखे तो क्या हो गया, या B1 B2, ठीक है, अब प्लस C1 C2, कोई दिक्कत है, और नीचे में क्या होता था, हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते, देखो मैग्नीट्यूड निकाले हो ना, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, A1 B1 C1 स्क्वायर करके जोड़ देंगे, D1 नहीं, वो तो डिस्टेंस है भाई, उसको छोड़ो ना, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर आ रहा है पूरा, C1 का स्क्वायर, और ये कितना होगा, A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इसका मॉड। तो भैया देख लो, आपको कार्टेशियन दिया होगा तो कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर दिया होगा तो वेक्टर फॉर्म, इसको लिख देना, दिस इज नोन एज कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द, ठीक है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन फॉर्म, हर एक चीज़ का वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म दिया है, आप उसको जरूर देखेंगे। अब इसको भी देख लीजिए ज़रा, जैसे इससे हम लोग नोट बनाएं कि भैया अगर वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कैसे बताएंगे कि वो परपेंडिकुलर है, और कैसे बताएंगे पैरेलल है। परपेंडिकुलर होगा तो n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और पैरेलल होगा तो n1 और n2 भी आपस में पैरेलल होंगे। अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो हम कह देंगे कि पूरा जो दोनों लाइन है वो पैरेलल है। अगर वो स्केलर फॉर्म, वो कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो कैसे निकलेगा परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है कि क्या होगा, तो इसको भी देख लेते हैं नोट में। बस एक सेकंड, थोड़ा इसको मैं ऊपर वाले को हटा देता हूँ और ऊपर में नोट आपको बता देता हूँ। हर चीज़ को ध्यान रखेंगे, हर एक टॉपिक, जितना टॉपिक जो है ना सबसे एक प्रश्न है, ये ध्यान रखें। नोट यहीं से, अब देखो भाई लिखा है स्पष्टतः नोट नंबर फर्स्ट में कि इफ, ठीक है, द प्लेन्स आर एट राइट एंगल, माने वो परपेंडिकुलर राइट एंगल, ठीक है, देन अगर वो दोनों प्लेन एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण पे हो, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जैसे ही थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे एंड ध्यान से समझेंगे तो भैया कॉस 90 क्या होगा, 0 होगा। देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, यानी कॉस थीटा मतलब कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। कॉस थीटा यानी कॉस 90 इज इक्वल टू 0। अब अगर 0 हो जाए तो जो हम बना रहे हैं उसको ध्यान से देखिए कि क्या हो जाएगा,
कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। देन या हेंस, तो भैया अगर इसमें 90 जीरो हो जाए तो ये बटा लो गुना में जाएगा तो 0, यानी इतना इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। मतलब उसके अगर दोनों वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज का गुना का सम, अरे भैया बस वही बातें हैं सब, पहले प्लेन वाला जो पढ़े लाइन पढ़े लाइन के लिए वही है, A1 A2 C1 C2 वही बात है। इज इक्वल टू 0 आ जाए तो बोलेंगे कि परपेंडिकुलर है, और अगर पैरेलल कब होगा, जब वो पैरेलल होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लिख देंगे कि इफ द प्लेन्स आर, अगर पैरेलल होगा देन क्या होने चाहिए, उसके ध्यान से उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो पैरेलल होंगे। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, माने वही वेक्टर फॉर्म वाला जो बात है ना, वही यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में लिखाया गया, बस वहाँ पर वेक्टर ना हो करके उसके कोऑर्डिनेट का यूज किया जा रहा है, इज इक्वल टू C1/C2। तो ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़े थे, अभी भी पढ़े वेक्टर फॉर्म में, और फिर कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ दे, तो पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। परपेंडिकुलर आएगा तो ये, और अगर पैरेलल आएगा तो ये, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट 2 टॉपिक बचे होंगे, वो मैं दोनों जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। एक डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, और एक बचा है आपको एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। बस 2 टॉपिक, बस मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे। चलिए जी, तो अगला जो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। एक प्लेन का एक पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फिगर बनाया गया, फिगर में कौन क्या है हम लोग यहाँ डिस्कस करते हुए लिखेंगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म भी, कार्टेशियन फॉर्म भी। तो पहले वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। मान लिया लेट अ पॉइंट, माना कि कोई पॉइंट है P, लेट अ पॉइंट P, ठीक, विद, आपके सामने दिखाया गया पॉइंट P है, विद पोजीशन वेक्टर, और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, A है। सब कुछ यहाँ पे होगा विथ पोजीशन वेक्टर A, ठीक है। एंड अ प्लेन, और एक प्लेन हम लोग ले लें, ये प्लेन है I1, देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये प्लेन है, ये पॉइंट है, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करने। ओके, ध्यान से, ये प्लेन π1, ठीक, एक π1 प्लेन ले लिए, हुज, जिसका क्या है भाई, इक्वेशन, उसका कुछ इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन लोगों को मानना होगा। इज, अब प्लेन की इक्वेशन क्या होता है, अब बताओ। प्लेन की इक्वेशन मैंने पढ़ा दिया ना, आर वेक्टर डॉट एन कैप या एन वेक्टर जो दिया हो इज इक्वल टू डी, ठीक है। जैसा कि आपको दिखाया गया है, ये देखिए नॉर्मल है तो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर कुछ होगा, और वो किसी पॉइंट से गुजर रहा होगा, तो ध्यान से, सॉरी, प्लेन है, प्लेन का कोई नॉर्मल होगा, उसका यूनिट वेक्टर है एन, और उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है डी। इसी को हम बोलते थे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ठीक है। आगे ये आपको दिया हुआ है, तो कहता है कि एक मान के चलते हैं इस पॉइंट से होकर गुजरने वाला कोई सेकंड प्लेन है π2, ठीक है। हम उसको लिखते हैं नीचे में। अब मान लीजिए एक यहाँ पर प्लेन है, ये प्लेन है, इसके सामने एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम ऐसा मानते हैं कि इस प्लेन के सामने जो पॉइंट है उस पॉइंट से भी एक प्लेन गुजर रहा है, तब तो दोनों प्लेन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वही मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। फिर लिखेंगे कि लेट, माना कि अ प्लेन π2, हम एक π2 प्लेन मान लेते हैं, ठीक है। लेट प्लेन अ π2, ठीक है, प्लेन π2 थ्रू P, ठीक है, किससे, P से ही, वो P से, जिस P को हम लोग लिए हैं, थ्रू P या थ्रू पॉइंट P कह दीजिएगा, थ्रू पॉइंट P, ठीक है। अच्छा, पास से छूट गया। लेट अ प्लेन π2 passes through point P, ठीक है, parallel to the, which is parallel to the plane π1, ठीक है, parallel to the plane π1, इस प्लेन के वो पैरेलल है, प्लेन
पाई 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ लिख देंगे कि तब अगर ये है तो इसमें भी कोई नॉर्मल वेक्टर होगा और उसका भी कुछ यूनिट वेक्टर होगा नॉर्मल का। तो लिख देंगे कि द यूनिट हो रहा है ना, चला चेक कर लीजिएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल टू द तो इसका इस प्लेन का भी नॉर्मल प्लेन लेना होगा, जैसे उसका एन कैप लिए हैं इसका भी लेना पड़ेगा हमें। तो ले देंगे नॉर्मल टू द क्या लिखें, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, पाई 2, ठीक है, इज एन कैप ही होगा। अब देखो क्योंकि ये पैरेलल है तो इस पर कोई लंब डालोगे तो वो इस पर भी लंब होगा, क्योंकि समानांतर है तो इस पर जो लंब होगा वो इस पर भी लंब होगा, है कि नहीं ये लंब। तो इसीलिए इसका एन कैप था, वो भी इसका भी वही होगा, यानी इसका भी सेम होगा एन कैप ही। आगे हेंस, तब उसका इक्वेशन क्या होगा, हेंस इट्स इक्वेशन, ठीक है, हेंस इट्स इक्वेशन इज। अब यह बताइए आपको वो मिल गया, मतलब उसका क्या बोलते हैं, एक प्रकार से नॉर्मल वेक्टर मिल गया, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और आर आपको तो आर है, वो तो हर जगह आर रहेगा। और उसके बाद डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ पे आपको ये तरीक़ा से लिखना होगा कि भैया एक पॉइंट से कोई प्लेन गुजर रहा है और उस पॉइंट पर कोई नॉर्मल दिया है और नॉर्मल पर पता है कि परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, सेकंड जो बताया गया था कि एक ऐसा प्लेन जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो उसका हम लोग कौन सा इक्वेशन बताया गया था, उसका इक्वेशन था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जिस पॉइंट से गुजर उसका पोजीशन वेक्टर, इनटू, याद रखिएगा, नहीं याद रखिएगा तो बनेगा कैसे, इनटू एन कैप इज इक्वल टू 0। ये था एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर और ये जो पॉइंट से गुजरा था उसका पोजीशन वेक्टर। तो चूंकि अभी फिलहाल ये जो प्लेन पाई 2 है ये इसी कंडीशन में है कि पॉइंट पी से होकर गुजर रहा है और एन वेक्टर जो है एक वेक्टर उसके नॉर्मल, यानी वो नॉर्मल है उस पर, तो नॉर्मल है तो वो प्लेन उस नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा और इस पॉइंट से गुजर रहा है, इसलिए हम लोग वहाँ पे इक्वेशन के सेकंड जो हम फॉर्म पढ़े थे उसका यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म था नॉर्मल प्लेन, नॉर्मल दिया हो तो कैसे, नहीं नॉर्मल और उसका डिस्टेंस दिया हो तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे किसी पॉइंट से गुजरे और किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर तो उससे कैसे निकालें, एक 13 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स वाला, तो सब जो जहाँ जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात इसी चीज़ को अगर सॉल्व करने लगें थोड़ा देर के लिए तो गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम अगर गुना करें तो क्या होगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप बिल्कुल होगा, इज इक्वल टू 0, यानी कि आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप एकदम होगा। और देखिए ये चीज़ें आप निकाल लिए, इसको इक्वेशन बना के रख दो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट बना के रखते हैं। अब देखो ध्यान से नीचे में 10, अब कहता है कि द डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो इस प्लेन पर जो नॉर्मल उसका डिस्टेंस तो पता नहीं है। अगर हम डिस्टेंस निकाले, जैसे इसका डिस्टेंस मालूम था d, तो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाए थे, इसका डिस्टेंस मालूम नहीं है तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए। द डिस्टेंस क्या है, ओ एन डैश, क्योंकि इसको हम एन डैश माने तो ओ एन डैश इस प्लेन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, तो ओ एन डैश ऑफ दिस प्लेन, ठीक है, द डिस्टेंस ओ एन डैश ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, इज। अब बताओ ओरिजिन से इस, ध्यान से, इस एन वेक्टर जो आप देख रहे हो उसका ओ से जो डिस्टेंस है, यानी ओ एन डैश जो है क्या है, इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस है, और वो कितना होगा ये बताइए। तो अगर आपको किसी भी प्लेन का, ठीक है, या किसी भी, मान के चलो कोई एक लाइन दिया है, इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड मालूम चल जाए
और उसका अगर यूनिट वेक्टर मालूम चल जाए तो हम उसका वेक्टर नहीं बना देंगे। मान ली डायरेक्शन, उसका डिस्टेंस होगा d मैग्नीट्यूड और उसका कुछ यूनिट वेक्टर होगा, अगर हम उसको गुना कर दें तो वो उसका वेक्टर का मान दे देगा। तो इसी तरीके से वेक्टर का मान लीजिए वेक्टर निकल गया, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और उसका अगर हमें लंबाई निकालनी है तो उसका हम क्या कर देंगे, मॉड निकाल देंगे। इसी प्रकार से यहाँ कहता है कि ओ एन डैश डिस्टेंस है, और डिस्टेंस एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। तो अदिश राशि मतलब उसका एक लंबाई है, उसका मान है, तो वो कैसे निकलेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, इज ओ एन वेक्टर का मॉड होगा, ओ एन डैश वेक्टर का मॉड होगा। और वो कितना होगा, ध्यान से, ओ एन डैश का मॉड ही तो ओ एन है, ओ एन डैश, और ये डिस्टेंस ही तो है ओ और एन के बीच की दूरी का। और ये कितना होगा, तो भैया आपको पता होना चाहिए कि ये जो वेक्टर है, ध्यान से, ओ ए, ये जो ए वेक्टर है इसके पोजीशन वेक्टर इसको हम बोलते थे, ठीक है, वो इसके पैरेलल, ध्यान से, जैसे आप प्रोजेक्शन पढ़े थे, पढ़े प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में आपको बताया गया था, जैसे ये देख लीजिए ओपी है और ये है आपका एन डैश, आपको ये निकालना है, इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो आपको जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है जिस वेक्टर पे, तो मान लीजिए तो इस वेक्टर का निकालना है, तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर कैसे निकालेंगे, तो ये वेक्टर, और जिस वेक्टर पे निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर। प्रोजेक्शन आपको पढ़ाया गया है 10th चैप्टर में। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है कि जिस वेक्टर का निकालना है वो वेक्टर लेंगे, और जिस वेक्टर पे या लाइन पे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर लेंगे। इसीलिए इसका ओ एन डैश जो है वो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन है, और इसके डायरेक्शन में तो इसका जो यूनिट वेक्टर वो क्या है, एन कैप, ठीक है। ये हो गया उस वेक्टर का मान, और उसका मैग्नीट्यूड ही इसकी लंबाई देगी। यहाँ पे लिख देंगे कहाँ से, प्रोजेक्शन वाला फॉर्म से। अब नहीं समझोगे तो कैसे बनेगा, ठीक है, बाय प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है, ताकि आपको बाद में समझ में आ जाए कि प्रोजेक्शन वाला बात यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है, नहीं तो वीडियो देखेंगे समझ में आ ही जाएगा भाई, प्रोजेक्शन कॉन्सेप्ट। अब ये जब हो गया तो देखो भैया मेरे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जब ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस पूरा दिया ही है, तो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है, या ये डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देयरफॉर लास्ट में, देयरफॉर द डिस्टेंस, हमको क्या निकालना है, एक पॉइंट है जो P और एक प्लेन है उस पर एक पॉइंट मान लो Q, तो ये प्लेन पर कोई पॉइंट Q है और एक पॉइंट P से उसका डिस्टेंस कितना है, मतलब PQ निकालना है। तो द डिस्टेंस PQ, ठीक है, फ्रॉम द प्लेन π1, ठीक, फ्रॉम द प्लेन π1, फ्रॉम द प्लेन π1 इज गिवन बाय, कैसे निकलेगा, ठीक है, तो वो होगा पी क्यू कितना होगा, एन और एन डैश के बराबर होगा, और वो कैसे निकलेगा, ओ एन माइनस ओ एन डैश। तो यहाँ लिखेंगे कि पी क्यू कितने बराबर होगा, एन डैश एन के, और एन डैश एन कैसे निकलेगा, ओ एन में से ओ एन डैश घटा देंगे, ओ एन माइनस ओ एन डैश। अब ओ एन क्या है, यहाँ देखो ओ एन क्या है, ओ एन तुमको दिया है डी, ओ एन डैश क्या है यहाँ निकाले हो इक्वेशन, इसको बना दो सेकेंड, तो रख दो ए वेक्टर डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अच्छा एक चीज़ और पता है कि हो सकता है निगेटिव आ जाए, ये बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, इसलिए पूरे को ना एक कहाँ गया, ठीक है, पूरे को मैग्नीट्यूड निकाल कर मतलब मॉडुलस फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, ए वेक्टर एन कैप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका फॉर्मूला मिला, इसलिए मैं इसको एक स्पष्टतः लास्ट में इसलिए करके लिख देता हूँ, ठीक है, या इसको हटा देता हूँ, तो आपको बताता हूँ कि कैसे आप याद रखोगे इस चीज़ को। ऊपर से समझ लेते हैं, आपको क्या क्या दिया रहेगा, आपको ये दिया रहेगा,
और आपको निकालना होगा डिस्टेंस। तो जिस पॉइंट से निकालना है, ध्यान से, जिस पॉइंट से निकालना उसका पोजीशन वेक्टर यहाँ रख देंगे, और जिस प्लेन का निकालना है उसका यूनिट वेक्टर जो दिया है नॉर्मल का वो यहाँ रख देंगे, और जो डिस्टेंस दिया उसको यहाँ रख देंगे, और घटा करके मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, मॉड्यूलस निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं जरा इसको और अच्छे से। एक चीज़ कार्टेशियन फॉर्म भी देखना है अभी। इसलिए पी क्यू जो डिस्टेंस था ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन क्या है, तो ए वेक्टर डी माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान, उसकी लंबाई, उसकी दूरी, चूँकि ये दूरी है ना एक प्रकार से। ठीक, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म बोलेंगे। इसको लिख देंगे कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, फ्रॉम अ प्लेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक नोट दिया है, पहले कार्टेशियन फॉर्म देख लेते हैं फिर नोट के बारे में बात करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में आपको कह रहा है कि भैया जैसे वहाँ पर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दिया था, ये वाला आर वेक्टर, ठीक है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये वेक्टर में दिया था तो वेक्टर वाला लगाएंगे। अब अगर ये क्वेश्चन ही कार्टेशियन में दे दिया है तो कार्टेशियन लगा देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं कि मान लीजिए आर जो किसी पॉइंट का होता है और पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि लेट कोई पॉइंट P है, यहाँ पर P जो दिया है वो तो आप देख ही रहे हो, वो उसमें P ऑलरेडी एग्जिस्ट था, इसलिए हम उसके पॉइंट को x1 y1 z1 जिसका पोजीशन वेक्टर A था, फिगर देखें ना अभी इसके पहले x1 z1, ठीक है, B द गिवन पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर A, ठीक है, ये P था कोई पॉइंट, उसी से हमको डिस्टेंस निकालना था और उसका पोजीशन वेक्टर A हम मान लिए। ठीक है, एंड, ठीक है, एंड ए एक्स जो प्लेन था उसका इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रहा है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 या बराबर डी, कोई एक चीज देख, ठीक है, इज इक्वल टू डी। ध्यान से, ये आपको अगर दिया हो बी द कार्टेशियन, अगर डी माइनस में रखेंगे, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, ठीक है, ऑफ द गिवन प्लेन, ठीक, देन अगर इस तरीके से हो तो बताइए ए वेक्टर क्या था, पी का पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर बना दीजिए, यानी x1i प्लस y1j प्लस z1k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके बाद और क्या क्या चाहिए, ए वेक्टर तो निकल गया, एन कैप चाहिए। एन कैप क्या था बताओ, वो जो वेक्टर दिया है जो प्लेन, उसी का वो नॉर्मल वेक्टर का, नॉर्मल वेक्टर उसका जो नॉर्मल था उसका यूनिट वेक्टर है, तो उसको कैसे निकालेंगे उसको हम कैपिटल एन से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं या मान रहे हैं, ठीक है, मान लिए कैपिटल एन से ले लेता है, कोई दिक्कत, नॉर्मल वेक्टर पर निकालेगा ना भाई। तो वो है इस प्रकार से, मान लीजिए ए आई, ठीक है, प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक। तो कहता है कि हेंस, अच्छा पर वो नोट वाली बात पहले नहीं दिखाया गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, कोई टेंशन की बात आपको नहीं लेने की ज़रूरत है, ठीक है। हेंस या देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर कहता है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन इज गिवन बाय, तो कैसे देंगे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में,
डायरेक्ट लिखता है, यहाँ पे सबका वैल्यू आप पुट कर दो। डी की जगह पर डी का मान ए वेक्टर है ही, ये इसका नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, उसको डॉट कराओगे तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से, तो सोच सकते हो कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए x1 है ना, ए x1 डॉट कराओगे तो भाई क्या होता है, आई का आई से, जे का जे से, प्लस बी y1 प्लस सी z1। ठीक है, और माइनस डी, क्योंकि ये माइनस डी साइड आएगा, और उसके बाद नीचे में क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि यूनिट वेक्टर ना, यूनिट वेक्टर है तो फिर बटा में किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए उसमें उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना पड़ता है। भूल क्यों जाते हो भाई, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसमें उसके यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग लगाएंगे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका एक प्रकार से क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। तो ये डिस्टेंस का कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन है, और ये डिस्टेंस का क्या है, वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। यहाँ पे जरूर लिख देंगे दिस इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। ठीक, एक चीज़ और नोट में एक बात लिखी गई है, जरा हम उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नोट में क्या लिखा है वो उसी से रिलेटेड था, इसीलिए उसी पर बिठा करके ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए नोट वाली बात थोड़ा समझ लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे ना जैसे लिखा है नोट नंबर फर्स्ट में, जो फिगर में बताया था आपको, दो प्लेन बना करके ऐसे बनाया था ना, दो प्लेन, एक प्लेन पी था, मतलब एक प्लेन था ये पाई1। ठीक है, और ये पॉइंट से उसका डिस्टेंस निकालना था, और इस पॉइंट से हमने एक प्लेन माना कोई गुजर रहा है, उसको हम पाई2 माने थे। उसी के आधार पे ये बात बोल रहा है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पाई2, वही सेकेंड वाला जो पी से गुजर रहा है, ठीक है, इज ऑफ द, इसका कौन सा फॉर्म लिखा थे, ये वाला r माइनस ए डॉट एन। ठीक है, ध्यान रहे ना, ये वाली मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट से गुजरे और उसका जो है कि नहीं किसी के नॉर्मल वेक्टर आपको दिया हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, नॉर्मल वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और किसी पॉइंट से गुजरे। उसका इक्वेशन ये था, कहता अगर ये ना दे करके इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, इस रूप में हो, इज पाई2 इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो जाए, आर वेक्टर, ठीक है, डॉट एन वेक्टर और इज इक्वल टू डी। मतलब ये ना दे करके वो नॉर्मल फॉर्म वाला दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे, वही लिखता है कि वेयर एन वेक्टर क्या है। इसीलिए ये नोट पहले बता दिया है और इसके बाद कार्टेशियन फॉर्म दिखाया था, इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में कैपिटल एन का यूज किया गया है, आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, वेयर एन वेक्टर जो आप देख रहे हो कैपिटल वाला, वो क्या है, एन वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन। वो क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, चलिए एक चीज़ और समझते हैं, इसको हटा देते हैं, नॉर्मल टू द प्लेन। देन एक चीज़ और यहाँ कह दिया कि तब तो देन द परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि देखो डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकालना हो, ठीक है, इज, तो यही फॉर्मूला आप लगाओगे, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, जैसे अभी मैंने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बताया, डी माइनस ए वेक्टर एन कैप, ये था आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला, है ना। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये था, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में था। अगर वहाँ इक्वेशन और वहाँ इक्वेशन इस तरह का था, अगर इस तरह का ना दे करके अगर वहाँ इक्वेशन इस तरह का दे दे, तो हम कैसे निकालेंगे, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो डिस्टेंस का मान होगा ए एन माइनस डी, ठीक है,
ध्यान से देखेंगे, और नीचे में उस n का मैग्नीट्यूड। इसी फॉर्मूला पे वो आपको जो इसके पहले मैंने बताया कार्टेशियन फॉर्मूला, वो यही इसी में था। इसी के जब मान रखोगे, ठीक है, तो वो समीकरण तुमको आएगा ax1 by1 z1, ठीक है, और माइनस डी, और बटा में मैग्नीट्यूड तो अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला था वहाँ डिस्टेंस का, इसी पे रखा गया था। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए ध्यान रखेंगे जब नॉर्मल दिया रहेगा तब, और नॉर्मल का अगर यूनिट वेक्टर है तो वो तो अलग मैटर है, ठीक है। अच्छा जी, इसी में दूसरा नोट में क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अगर ओरिजिन से निकालना होगा, ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर प्रश्न भी है आपको। द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन ओ टू द प्लेन, ठीक है, टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, ये दिया होगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो क्या होगा, अगर ओरिजिन से निकालना है, भाई मेरे ध्यान से सुनो, किसी पॉइंट से निकालना है तब तो ये है, अगर ओरिजिन से निकालना है, अच्छा यहाँ पैटर्न लिख दिए तो प्लेन कर लो, ठीक है, ओरिजिन से निकालना तो उसका सीधे ये सब हट जाएगा, सीधे आपको यहाँ आ जाना है, डी बटा में, डी दिया रहेगा आपको, और बटा में जो एन है उसका मैग्नीट्यूड। भैया कब, जब ओरिजिन से निकालना होगा तब, किसी भी प्लेन का ओरिजिन से अगर आपको निकालना है, ओरिजिन मतलब ओ, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, तो ये हम निकाल सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद करेंगे। ओरिजिन से किसी भी प्लेन का जो डिस्टेंस होता है वो होता है कितना, लेंथ कितना होता है, डी बाई एन वेक्टर। ये डी यहाँ पर है, एन वेक्टर यहाँ पे है, बस रख करके निकाल देना है। चलिए एक अंतिम टॉपिक है, जल्दी से ज़रा उसको भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन। चलिए यहीं पे हम लोग डिस्कस कर देते हैं, छोड़िए, आपको विशेष दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ, समझ लेंगे। अगला जो है नेक्स्ट और अंतिम, एंगल बिटवीन, ठीक है, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। दो लाइन के बीच में एंगल निकालना सीख गए, दो प्लेन के बीच में एंगल निकालना सीख गए, अब एक लाइन और एक प्लेन के बीच में कैसे एंगल निकालेंगे, जरा इसको भी देख लेते हैं। देखिए, तो हम मान लेते हैं कि कोई लाइन दिया होगा और कोई प्लेन दिया होगा, ठीक है, तो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, ठीक है, वो लाइन कुछ इस तरह से दिया होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, ठीक, इस प्रकार से कोई लाइन का इक्वेशन दिया है जो एक पॉइंट से गुजर रहा है और एक किसी पॉइंट वेक्टर के पैरेलल है, ये दिया होगा, ठीक। और कहता है एंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और प्लेन का इक्वेशन देखिए तो हो रहा है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा जरा, ठीक है, और प्लेन का इक्वेशन जो है वो हम मान लेते हैं कि इज, वो क्या है, आर वेक्टर, ठीक है, डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये आपको दिया गया है। तो कहता है कि तो उस कंडीशन में देन द एंगल बिटवीन, ठीक है, बिटवीन a line and a plane is गिवन बाई, बस कुछ नहीं करना है, तो उस कंडीशन में वो लाइन और उस प्लेन, प्लेन का मतलब प्लेन का नहीं होता है, देखो जैसे प्लेन का कोई नॉर्मल हो गया, प्लेन का है या उसका नॉर्मल का है, तो एक कोई लाइन है, इसके बीच का जो है कि नहीं एंगल क्या होगा, ये आपको निकालना फिगर के रूप में, जैसे आपको दे दिया, सपोज कीजिए कुछ इस प्रकार से आपको एक प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन पर कोई मान के चलो कि कोई लाइन है, ये कोई एल लाइन है, तो इस प्लेन पर एक क्या कर देंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और इस नॉर्मल से, प्लेन कहने का मतलब उसकी नॉर्मल से कितना एंगल बनता है ये फाइंड करना होगा, ठीक है, तो उसी को यहाँ पर समझाया जा रहा है। ये आपका है प्लेन,
प्लेन पर कोई पॉइंट से एक लाइन गुजरा है, उसी पॉइंट पे एक नॉर्मल डाला गया, तो उन दोनों के बीच का यहाँ एंड, यहाँ पे चाहे तो सुधार सकते हैं थोड़ा सा कि लाइन एंड, जब भी प्लेन कहने का मतलब क्या बोलते हैं उसके नॉर्मल से ही है, ठीक है। अ लाइन एंड द नॉर्मल ऑफ अ प्लेन इज गिवन बाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे डिफिनीशन भी दिया हुआ है, वो डिफिनीशन में भी यही लिखा हुआ है, वो मैं इसके पहले थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इज़ गिवन बाई क्या होगा बताइए, तो सीधे हम बात करेंगे कॉस थीटा की, और कॉस थीटा ये भी वेक्टर, इसका वेक्टर लेंगे, वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर, क्योंकि ये लाइन किसी लाइन के क्या होगा, देख लो इसके इक्वेशन में है ना कि ये लाइन किसी वेक्टर के पैरेलल है, तो उस लाइन के लिए हम उस वेक्टर को माने कंसिडर करेंगे, और ये नॉर्मल तो खुद एक वेक्टर है, वो उसको आपको दिया ही गया है, तो बस दोनों अगर वेक्टर हैं और उनके बीच का थीटा फाइंड करना है तो डॉट प्रोडक्ट की सहायता ले लो। तो कॉस थीटा क्या कहता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा वी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर। बात को ध्यान समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर कैप लिखे या फिर वेक्टर लिखे आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दोनों वेक्टर को हम लोग डॉट कराएंगे, तो वेक्टर को डॉट कराते हो तो क्या फॉर्मूला होता है, ए वेक्टर डॉट इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, दोनों गुना वाला बटा में आ जाएगा, यानी कि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर, और ये दोनों बटा में आएगा, इसका मतलब बी वेक्टर का मॉड और एन वेक्टर का मॉड और इसका मैग्नीट्यूड, यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर कभी कभी ये तो कॉस थीटा निकाले, ठीक है, और यहीं पे अगर मान लो कि कोई दूसरा दे देता, मान लो कि साइन निकालना होता तो कैसे निकालते, तो साइन के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है भाई मेरे, साइन के लिए भी ऐसे ही निकालते, उसमें क्या परेशानी है, साइन 90 में थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। जैसे मान लो एक एंगल यहाँ बन जाता है, ये थीटा है तो ये कितना होगा, क्योंकि ये प्लेन के डायरेक्शन में है और ये नॉर्मल है, तो टोटल 90, तो ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये थीटा निकाले, 90 में थीटा अगर ले लेते हैं तो साइन 90 में थीटा का मतलब कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। तो इसका हम साइन भी लेते तो कोई टेंशन भी नहीं है, आपको साइन भी निकाल सकते थे, चेंज कर लेंगे पूरा कोण से। चलिए, तो ये बातें हुई आपका पूरा कंप्लीट, ठीक। एक चीज़ जो है मैं कभी से कहा अभी कि भाई प्लेन से कहा तो फिर नॉर्मल की बात क्यों की, तो इसके बारे में एक डिफिनीशन दिया है, उसको जरा इसके पहले ही देख लेंगे, ठीक है, बस वो डिफिनीशन जान लें। फॉर्मूला याद हुआ ना, इसमें देखो क्या करना है भैया मेरे, बी वेक्टर यहाँ से आएगा, जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन उस वेक्टर को लेंगे और इसमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर लेंगे, बस उसका डॉट प्रोडक्ट से एंगल फाइंड कर लेंगे। एक चीज़ जो है उसको देखते हैं, बस वो क्या कहता है कि जब भी अगर ये डिफिनीशन है याद कर लेंगे, किसका डिफिनीशन, इसी का, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का कोण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहा है कि द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन इज क्या होगा, इज द कंप्लीमेंट ऑफ द एंगल, इज द कंप्लीमेंट ऑफ the angle between the line and normal to the plane, ठीक है। देखिए एंगल अगर आपको लाइन और प्लेन के बीच में निकालना है तो वो कहता है कि वो लाइन और नॉर्मल के बीच जो कोण बन रहा है उसी का पूरक कोण होता है, कंप्लीमेंट होता है, पूरक होता है, ठीक है। इसीलिए हमें जब भी कहे कि प्लेन और लाइन के बीच में निकालना है तो प्लेन के बदले में उसके नॉर्मल को ही हम कंसिडर करेंगे और निकालेंगे, ठीक है।
चलिए, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। इसका एक्सरसाइज भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा 11.3। इस प्रकार से आपके 12th क्लास का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हुआ। अब आप भी अपना जो गुरुदक्षिणा वाला कार्य है वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, एक्सरसाइज दे करके पूरी तरह से कंप्लीट होगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए।